हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रकृति दिस साइड योर एसएसटी टीचर। एंड देखो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की क्लास 7th की एसएसटी की न्यू बुक का पार्ट नंबर 2 का। आज हम लोग करेंगे बच्चा आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 का। इसका नाम क्या है हमारा? एम्पायर्स एंड किंगडम्स, 6th टू 10th सेंचुरीज। आज हम लोग आपका यही पढ़ने वाले हैं कि आखिर इस बीच में किंगडम्स के साथ क्या हुआ, कौन कौन से नए नए किंगडम्स आए। हम लोग इस वाली चीज को आज के इस चैप्टर में हम लोग कवर अप करने वाले हैं। एंड प्लीज आप लोग याद रखना कि हम लोगों ने जो आप लोगों का पार्ट नंबर 1 था आपकी बुक का, उसमें जो हमारे 3 से 4 चैप्टर्स थे एसएसटी वाले, मतलब हिस्ट्री वाले बेसिकली। आपका 4 था मेरे ख्याल से। तो 4, 5, 6, 7 4 चैप्टर्स इस तरीके से थे आप लोगों के। ठीक है, तो वहां हम लोगों ने महाजनपद वगैरह के बारे में पढ़ा हुआ है, नए नए एम्पायर्स का आना, किंगडम्स का फॉर्म होना, हम लोगों ने वो सब पढ़ा हुआ है। बट आज वाली बुक में, आज वाली क्लास में हम लोग आपका इसके आगे का जो पार्ट है हम वो पढ़ेंगे। उससे पहले एक और बात याद रखना, अगर मैं यहाँ पर बोल रही हूँ 6th सेंचुरी या 10th सेंचुरी, तो वैसे बच्चों को पता होगा जो मेरे से रेगुलरली पढ़ रहे हैं, बट हल्का सा उनको बता रही हूँ। बोर मत हो जाना या फिर ये मत सोचना बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ या कुछ भी। 21st सेंचुरी हमारी आज चल रही है। और इसमें कौन से ईयर से होता है? 2001 से लेकर के 2100 तक का टाइम पीरियड। इसे हम बोलते हैं 21st सेंचुरी। यानी कि अगर सीई लग रहा है, सीई चल रहा है, ये नॉर्मल पहले बता चुकी हूँ, कॉमन एरा वगैरह लाइन पे आप लोग सबको पता है। यहाँ पे इसका 1, फिर ये सी वाला टाइम और ये बीसी वाला टाइम। बार बार बताऊंगी तो बेचारे मेरे बच्चे बोर हो जाते हैं, वो कहते हैं मैम कितनी बार एक्सप्लेन करोगे एक ही पॉइंट को। अच्छा, पर अगर यहाँ पे लिखा है 6th सेंचुरी, 6 का मतलब क्या हुआ कि 501 से लेकर के 600। और यहाँ पे लिखा है 10th सेंचुरी, यानी कि 901 से लेकर के 1000। और अभी क्या चल रहा है हमारे पास? 2025 चल रहा है अभी हमारा, यानी कि करीब करीब आज से अगर आप यहाँ का हिसाब लगाओगे तो 1500 साल पहले। ठीक है, 1500 भी क्यों, मतलब 1000 साल पहले बेसिकली, है ना, 1025। और यहाँ से लगाओगे तो बैठेगा वो 1500 साल पहले। ठीक है, तो हम इतने टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं कि आज से उतने टाइम पहले, आज से 1500 साल से लेकर के 1000 साल, उन 500 सालों में क्या हुआ? इस 500 साल, 500 से लेकर के 1000, तो इन 500 सालों में कौन कौन से किंगडम्स फॉर्म हुए, कहाँ कहाँ पर क्या आया, डेक्कन में क्या फॉर्म हुआ, ऊपर नॉर्थ में क्या फॉर्म हुआ, नॉर्थ ईस्ट में क्या था, उस सबको हम लोग जरा आज की वीडियो में आपका पढ़ने वाले हैं। क्लियर हो गया बच्चों की वाली बात? ठीक है, तो अब देखो हम लोग करते हैं आपके इस चैप्टर की शुरुआत यहीं से, यहाँ कॉन्सेप्ट को शुरू करते हुए। एंड अगर आप लोगों ने ना देखी हो, जहाँ पे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और 2 कंप्लीट किया था, तो आप लोग पहले जाके उनको भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है जी, तो चलिए आज की वीडियो हम अपनी शुरू करते हैं। देखो, अब बिकॉज़ यहाँ पे चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको पता है कोट लिखा होता है, जो कि किसी ना किसी ने बोला होता है, कोई लाइन होती है। तो कहते हैं लुइस रीनो, जो जहाँ यहाँ आपको इनकी पिक्चर यहाँ पे दिख रही होगी, एंड यहाँ पे जीन फिलोजेट जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, दोनों ही फ्रांस के सॉरी फ्रेंच के इंडोलॉजिस्ट हैं। अब ये क्या बात कहते हैं? इन्होंने यहाँ पे कुछ लाइन कही हुई है इंडिया के ऊपर। क्या कहा था? इंडिया नेवर स्पोक हर लास्ट वर्ड। इंडिया ने कभी अपना आखिरी शब्द नहीं कहा। क्यों, किस बेस पे समझाऊंगी अभी। इन ऑल थिंग्स शी कॉन्टिन्यूज सर्वाइव्स एंड रिन्यूज हरसेल्फ। यानी कि इंडिया में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हाँ जी ये लास्ट चीज हो गई, इसके बाद अब कुछ नहीं होना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, बार बार हर एक चीज में इंडिया ने खुद को अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू जो आज की सिचुएशन चल रही है, सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, उसने खुद को सर्वाइव करा है उसमें, और खुद को उसने रिन्यू करा है। बदलती हुई सिचुएशन से, सर्कमस्टांसेस से उसने खुद को भी चेंज करा है, रिन्यू करा है। ये वाली बात यहाँ पे इन लोगों ने कही थी। अब ये जो आपको बच्चा यहाँ पर पिक्चर दिख रही है, अभी इनका नाम आएगा अभी आगे कि किस तरीके से ये शोर पर, यानी कि तट के किनारे पर एक टेम्पल बनाया गया है, जिसे हम ममलपुरम भी कहते हैं इसका नाम, और इसको हम महाबलीपुरम भी कहते हैं। दोनों ही नाम है इनके। ये पल्लव के वंशज जो है उनके द्वारा बनाया गया है, नरसिम्हा वर्मन टू। ये इस किंग का नाम था पल्लवा डायनेस्टी के। पल्लवा लोग कहाँ पे थे, क्यों थे, कैसे थे, आगे हम इस चैप्टर में सब कुछ समझने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है। क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को बताया, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोग उसको भी कवर अप कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को टाइमलाइन दिख रही है कि आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हो, कि आखिर किस तरीके से चालुक्य डायनेस्टी आती है 6th सेंचुरी के अराउंड, किस तरीके से हर्षवर्धन पढ़ेंगे आज की वीडियो में हम लोग। आज की वीडियो में हम लोग इवन जो आपका श्वेन सांग का ट्रेवल है वो भी पढ़ेंगे।
हम लोग यहाँ पे अरब का अटैक जो है कैसे होता है, ये हम नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे। मतलब आज हमारे जो टॉपिक है वो 12 पेजेस के टॉपिक सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक है, ये 3 पॉइंट, ये वाला और ये वाला। इसके आगे भी कुछ चीजें हैं जो कि लेकिन अब एग्जैक्टली यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे हम। तो आज के आप सोचो 36 पेजेस चैप्टर में 12 पेजेस में सिर्फ ये 3 चीजें हैं। फिर उसके बाद ये वाली चीजें नेक्स्ट 12 पेजेस में, ये वाली चीजें नेक्स्ट 12 पेजेस में। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत सारे आएंगे। तो जरा इस चैप्टर को हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने आपकी जो प्रीवियस एनसीईआरटी की बुक रही है पार्ट 1 वाली उसको कवर अप किया था, सेम ऐसे ही हम बहुत डिटेल में समझ के हम इसको भी कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए जरा अब हम लोग शुरू करते हैं। कहते हैं देखो, दिस चैप्टर एंड द नेक्स्ट, अब जो इसके बाद का चैप्टर आएगा और ये वाला चैप्टर भी, दोनों ही बताएंगे हमें कि आखिर गुप्ता एरा के बाद किस तरीके से 600 सी से लेकर के 1200 सीई, समझ रहे हो, अभी हमारे पास क्या चल रहा है, अभी हमारा पास जो बेसिकली टाइम चल रहा है हमारा, वो चल रहा है 2000 सीई, यही चल रहा है ना, अभी हमारे पास सेंचुरी यही चल रही है। अब इसमें जो है हमारे पास 100 साल रहेंगे, फिर 2100 सीई आ जाएगा इस तरीके से। तो कहते हैं 600 सीई से लेकर के 1200 सीई का हम टाइम पीरियड जो है इस चैप्टर में और नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम लोग ये सब पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों का एक वर्ड आया बच्चा, गुप्ता एरा यानी कि गुप्ता एम्पायर। आप लोगों की जो बुक 1 रही है उसमें चैप्टर नंबर 7 था, द गुप्ता एरा एन एज ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी, ये नाम था उस चैप्टर का। उस वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था किस तरीके से जो चंद्रगुप्त वगैरह है वो सब आते हैं, फिर यहाँ पे स्कंदगुप्त, है ना, आपको याद होगा, एंड समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त 1, चंद्रगुप्त 2, ये चीजें याद है। तो वो जो है हमारा था गुप्ता एरा, उसमें हम लोगों को अच्छे अच्छे से पता है जो गुप्ता एरा के फाउंडर थे वो थे चंद्रगुप्त 1, उनका बेटा होता है जिसका नाम होता है समुद्रगुप्त, इनके बेटे होते हैं जिसका नाम होता है चंद्रगुप्त 2। इस तरीके से इनके 3 रहते हैं आपकी बुक के सिलेबस के अकॉर्डिंग, बाकी स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त भी होते हैं, वो बात का सीन है। बस इतना याद रखो कि हाँ, ये गुप्ता एरा कहाँ से कहाँ तक था, तो वो 300 सी से लेकर के 550 यानी कि 250 करीब साल तक ये रहा था गुप्ता एरा। और इसके एंड के बाद अब क्या-क्या हुआ, अब हम उसके बाद का टाइम हम इस वाले चैप्टर में और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो प्रॉपर ये 6 सेंचुरीज़ है यानी कि 600 साल है। इसमें क्या होता है भई कि बहुत सारे नाम मिलते हैं इन सेंचुरीज़ को। कोई कोई कहता है इसको कि ये पोस्ट क्लासिकल पीरियड है, कोई कहता है इसको लेट क्लासिकल पीरियड है, कोई कहता है इन 600 सालों को कि अर्ली मेडिवल पीरियड है। ठीक है? हालाँकि हम इस चैप्टर में यहाँ पर इसको इन 3 टर्म्स में से किसी भी टर्म से नहीं पढ़ने वाले हैं। हम लोग उसको प्रॉपरली आगे से पढ़ने वाले हैं। ऑल्सो कहते हैं कि क्लास 8th में आप लोग पढ़ोगे कॉलोनियल एरा के बारे में। इवन क्लास 8th की भी नई बुक का पार्ट 2 आने वाला है। जिसमें हम लोग जुडिशरी वगैरह के बारे में एंड जो कैसे इंडिया की इंडिपेंडेंस होती है हम वो सब भी उस पार्ट पे पढ़ेंगे। तो टेंशन बिल्कुल भी आप मत लो, कल की बात है। देखो हम नेक्स्ट बात करते हैं आपका। इमेजिन करो कि आप लोग नॉर्थ इंडिया में हो। अब जो लोग नॉर्थ इंडिया में हैं ऑलरेडी, ये आपका दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, है ना? और आपका राजस्थान, गुजरात जो यहाँ लोग रहते हैं, वो जानते हैं ऑलरेडी, कश्मीर में रहने वाले सब कि नॉर्थ इंडिया वाले। तो कहते हैं आज से 1500 साल पहले की सोचो। अगर अभी हमारे पास चल रहा है 2000, मान लो 25 हटा दें, तो आज से 1500 साल पहले यानी कि 500 सी की सोचो। कब की सोचो बच्चा? 500 सी की सोचो। अच्छा, इस टाइम पे क्या था? गुप्ता एम्पायर। मैंने पहले ही बोला गुप्ता एम्पायर था इस टाइम पे, 550 तक भी था वो तो, ठीक है? तो हमने वो पढ़ा हुआ है। बट इस टाइम पे क्या था, धीरे-धीरे करके 500 550 आते-आते गुप्ता एम्पायर ने जो उसकी डोमिनेंस थी, जो वो इतना ऊपर था, सुप्रीम था, उस चीज़ को उसने धीरे-धीरे करके खो दिया था। वो उस पोज़ीशन से हटता जा रहा था। अब हमें पता है कि बहुत अच्छे से हम लोगों ने आपके लास्ट बुक में पढ़ा हुआ है कि कोई भी एम्पायर है, उसकी सिग्निफिकेंस कब कम होती है या वो एम्पायर कब खत्म होने लगता है। जब उसमें रूलर्स वीक आ जाते हैं या जो छोटे-मोटे किंगडम्स होते हैं उसके बाद वो इंडिपेंडेंट होना शुरू कर देते हैं। हमने ये सुनी हुई ये चीज़ें। अच्छा, कहते हैं आप एक यंग ट्रैवलर हो, आप सोचो आप जिस ट्रैवल कर रहे हो अपने पूरे सब कॉन्टिनेंट में, एंड आपका पहला जो स्टॉप लगता है ट्रैवल करते हो वो लगता है कन्नौज में। कन्नौज, आपको ये दिख रहा है यूपी में एक यहाँ पे ब्लैक सी डॉट है, ब्लैक सा शहर है जिसे हम बोलते हैं कन्नौज। तो कहते हैं वो यहाँ पर है, आप वहाँ पे रुकते हो, गंगा नदी के पास है ये, जहाँ पे एक पावरफुल किंग है वो बेसिकली उन्होंने पोइट्स की जो स्कॉलर्स वगैरह है सबको होस्ट कर रहे हैं, बैठ के बात कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही है। अच्छा, मतलब बेसिकली कह रहे हैं आप ट्रैवल कर रहे हो एंड आप ट्रैवल करते-करते आपने पहला स्टॉप लगाया कन्नौज के पास। कन्नौज में लगाया है गंगा नदी के पास, फिर आप ट्रैवल करोगे एंड फिर कहते हैं कि आप जो है ट्रैवल करते-करते यहाँ से जो है आप नीचे की तरफ जाओगे चालुक्य के पास। चालुक्य कहाँ पे है आपका? डेक्कन, मैं भी दिखाऊँगी आगे।
उसके बाद कह रहे हैं चालुक्य में जब आप गए हो, तो वहाँ पे आपको बहुत बड़े-बड़े मंदिर देखने को मिल रहे हैं और अच्छे से शहर आपको देखने को मिल रहे हैं। और आप और नीचे की तरफ जाओगे तो आपको यहाँ मिलेंगे पल्लवास, और मिलेंगे आपको यहाँ मिलेंगे पल्लवास, यहाँ आपको मिले चालुक्यास, यहाँ आपको मिलेंगे पल्लवास। आपको ये वाली पिक्चर दिख रही है? यहाँ पे देखो, यहाँ पर है आपके पल्लवास, चालुक्यास बिकॉज़ नीचे भी आएँगे अभी 2-3 पेज बाद ही, वहाँ भी हम पढ़ेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे उसकी पिक्चर ऐड नहीं करी थी, बट पल्लवास कहीं नहीं मिलेंगे आपको अभी आज की क्लास में, इसलिए यहाँ मैंने पल्लवास की पिक्चर ऐड कर रखी है कि आखिर पल्लवास कहाँ पे थे। तो पल्लवास यहाँ पे है। कहते हैं इन्होंने भी बहुत बड़े-बड़े टेम्पल्स वगैरह बनवाए हैं। इवन मैंने अभी ऊपर नाम लिया था किसका, महाबलीपुरम यानी कि मम्मलापुरम का। ये जो टेम्पल है जो कि तट के किनारे पर बनाया गया है, ये भी पल्लवास ने ही बनाया है। अच्छा, मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, अपनी वीडियोज़ में भी कहती हूँ और क्लासेस में भी कहती हूँ कि जो भी साउथ इंडिया में हमारे राजा-महाराजा रहे हैं, उन लोगों ने इतने सुंदर-सुंदर, इतने बड़े-बड़े टेम्पल्स बनवाए हैं, इतने मंदिर बनवाए हैं, तभी हमको देखने को मिलता है कि साउथ इंडिया में टेम्पल्स का बहुत ज़्यादा बढ़िया है। वहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है, वहाँ के मंदिर बहुत ज़्यादा ही सुंदर हैं, बहुत खूबसूरत मंदिर हैं। ठीक है? तो कहते हैं अच्छा, फिर यहाँ पे कहा है बंगाल में यहाँ पे पालाज़ है, आपको यहाँ भी आगे दिखाऊँगी, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे पालाज़ भी है, कि किस तरीके से बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि विक्रमशिला, इन सब यूनिवर्सिटीज़ को भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब आपको कहते हैं कि इसके बाद आपको बहुत बड़े-बड़े एम्पायर्स नहीं मिलेंगे देखने को, बट हाँ, छोटे-छोटे से किंगडम्स मिलेंगे। मैंने बताया हुआ है, किंगडम क्या होता है? छोटा-सा एक छोटा-सा किंगडम है किसी राजा का, उसने 2-3 इस एरिया पे कॉन्क्वेर कर लिया उनको और उनको अपना किंगडम बना लिया। बट एम्पायर क्या होता है कि बहुत सारा, प्रॉपर मान लो इतना बड़ा एम्पायर है, ये सारा एरिया एक राजा का है, ये वाला सारा एरिया एक राजा का है। आपको याद है अशोका, है ना? अशोका याद है? तो वो जो है चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं। अच्छा, अब ये मैंने हम लोगों ने समझ लिया ऑलरेडी कि हाँ जी, क्या बताया गया हमें इसमें, कहाँ-कहाँ हमारा स्टॉप लग सकता है। तो हम पहले यहाँ गए कन्नौज, फिर हम चालुक्य आए, फिर हम पल्लवास आए, फिर हम बंगाल आए। हमने अलग-अलग जगहों के अलग-अलग राजा-महाराजा के बारे में जाना और क्या वो लोग कर रहे हैं उसके बारे में हमने सीखा और पढ़ा। विक्रमशिला के बारे में अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। कहते हैं कुछ लोगों ने इसको पॉलिटिकल रिवेलरी कहा था, डिसऑर्डर कहा, लेकिन जैसे आप ट्रेवल करोगे आपको ये समझ में आएगा कि ये सब पॉलिटिकल डिसऑर्डर नहीं है, बल्कि ये सब डिसयूनिटी भी नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि लोगों के कितने अलग-अलग कल्चर्स हैं, कितने आर्ट एंड आर्किटेक्चर कितना डिफरेंट है, कितने आइडियाज लोगों के अलग-अलग हैं, अलग-अलग पार्ट्स में इंडिया के, लेकिन तब भी वो लोग एक साथ मिलजुल कर कैसे रह रहे हैं, वो डाइवर्सिटी हमें जो है यहाँ से देखने को मिलती है। अच्छा, कहते हैं क्या ये सच में वो एज थी जहाँ पर बहुत पावरफुल एम्पायर्स रहे हैं? या फिर इसका मतलब ये था कि एक नया एरा शुरू हो रहा है? मतलब जब ये गुप्ता एम्पायर का एंड हुआ, क्या इसका मतलब ये था कि अब पावरफुल एम्पायर नहीं रहेंगे, कि अब एम्पायर खत्म हो गए? या फिर इसका मतलब ये होगा गुप्ता एम्पायर के एंड होने का कि अब छोटे-छोटे नए-नए किंगडम्स इमर्ज होंगे? देखते हैं क्या चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जैसे आप मैप में देखोगे कि जब गुप्ता एम्पायर जो इतना बड़ा था, वो चला जाएगा, बट उसके बाद भी लैंड कितना डायनामिक है, कितना वाइब्रेंट रहेगा और यहाँ पे बहुत सारी रीजनल पावर्स रहेंगी। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी कोई भी एक बड़ा एम्पायर खत्म होता है, वो मतलब बेसिकली डिक्लाइन हो जाता है, उसके बाद छोटे-छोटे से किंगडम्स वहाँ पर आ जाते हैं। तो जो हमारा गुप्ता एम्पायर, ये इतना बड़ा एम्पायर हुआ करता था, इसके एंड होने के बाद कहते हैं यहाँ पर कौन-कौन से छोटी-छोटी पावर्स यहाँ पर आ गई, वो हमको यहाँ पर बताया हुआ है। आपको यहाँ पर ये नाम दिख रहा है कन्याकुब्जा। कन्याकुब्जा इज़ बेसिकली द एंशिएंट नेम ऑफ कन्नौज। जैसे आज हम कन्नौज बोलते हैं यूपी का, वो एंशिएंट यानी कि पुराना नाम हुआ करता था किसका? कन्नौज का। क्या नाम है इसका? कन्याकुब्जा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे देखने को मिल गया आपको वेस्ट बंगाल में पालास। अच्छा, यहाँ पे आपको राष्ट्रकूटास देखने को मिलेंगे, आगे आएँगे। यहाँ पे गुर्जरा प्रतिहारास आगे लगा रखे हैं ऑल्दो। ये प्रयाग है, ये काशी है। यहाँ पे जो ब्लू से है, यहाँ पर ये कुछ नदियाँ लगा रखी हैं सारी, किस तरह से झेलम है, चेनाब है, रावी, बीज, सतलुज, सब मिलकर किस तरीके से इंडस में आकर एंड आके यहाँ पर अरेबियन सी में लुढ़क जा रही है। सॉरी। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हुई गंगा रिवर और कौन-कौन से इसकी ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं। फिर यहाँ से ब्रह्मपुत्र आ जाती है एंड फिर आधी वेस्ट बंगाल में, आधी बांग्लादेश में ये गिर जाती है हुगली बनकर। ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स है। देखो, हम नेक्स्ट बात करेंगे बच्चा आप लोगों का द ग्रेट किंग ऑफ किंग्स, कि आखिर अब हम पढ़ेंगे हमारे हर्षवर्धन के बारे में। इन्होंने क्या किया, कैसे थे, कहाँ पे थे। आपको यहाँ पर ये दिख रहा है हर्षवर्धन का एम्पायर। पहले पढ़ो इनके बारे में क्या था। कहते हैं नॉर्थ इंडिया में एक रिमार्केबल रूलर आता है काफी बढ़िया सा, जिनका नाम था हर्षवर्धन, और ये आते हैं अपनी राजगद्दी संभालते हैं 606 सीई।
आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली कि 600 सी के बाद का टाइम जो है अब शुरू हो चुका है। तो अब हमारा एक्चुअल में चैप्टर जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। कहते हैं कन्नौज में ही अपनी सॉरी, कहते हैं कन्नौज में ही अपनी राजगद्दी संभालते हैं। एंड अब देखो हर एक राजा किसी ना किसी वंशज का होता है। वंशज का मतलब क्या होता है, ये उनका वंश है। तो पहले इनका बेटा, फिर इनका बेटा, इनका बेटा, ये सब बनता रहेगा, एक वंश चलता रहता है, इनका डायनेस्टी होती है। तो कहते हैं ये कौन सी डायनेस्टी के थे बच्चा, ये थे आपके पुष्यभूति, या आप कह सकते हो वर्धना डायनेस्टी के। कुछ भी आप नाम दे सकते हो, पुष्यभूति ज्यादा एक कॉमन नेम है, ज्यादा नोन नेम है इस तरीके से। इसकी पहले कैपिटल थी स्थानेश्वर। थानेश्वर जो है, यहाँ पे एस जो है बेसिकली साइलेंट रहता है। थानेश्वर जो है इनकी कैपिटल हुआ करती थी हर्षवर्धन की, जो कि आज का हरियाणा में, देखो यहाँ पे थानेश्वर लिखा भी है। अच्छा, या देखो ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं है। अगर आप इस एम्पायर को मौर्यास के एम्पायर से, गुप्ता एम्पायर से, या उसके पहले जो एम्पायर है उनसे कंपेयर करोगे तो आपको ये छोटा ही लगेगा। लेकिन हाँ, आप कह सकते हो कि लास्ट रहा है जब इसके बाद इतना बड़ा भी एम्पायर किसी का हो पाया है। इसके बाद नहीं हो पाएगा। एंशिएंट टाइम की बात कर रही हूँ मैं, मेडिवल में अभी तक नहीं आई हूँ। मैं मुगल्स की बात मैंने अभी तक नहीं करी है, मैंने ब्रिटिशर्स की बात अभी नहीं करी है। ठीक है? तो कहते हैं यहाँ पे हर्षवर्धन का एम्पायर, जो आपको ये पिंक वाला पार्ट दिख रहा है, नॉर्दर्न इंडिया वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला जो है हर्षवर्धन का एम्पायर हुआ करता था। यहाँ पे देखो दिखा रखे है हर्षा के जो टाइम, अच्छा इन्हें हर्षा भी कहते थे। इनको कॉमन नेम इनका हर्षा था। ठीक है? इसलिए आपको जगह-जगह इनका नाम हर्षवर्धन ना लिखा दिखकर हर्षा ही लिखा दिखेगा। और इसके अगली साइड देखो, स्टार्टिंग में मतलब जो कॉइन की 2 साइड्स होती है ना, तो हेड पे कहते हैं भैया कि यहाँ पर हर्षा की पिक्चर हुआ करती थी। एंड उनके रिवर्स साइड पे ये आपको पीकॉक दिख रहे हैं पंख फैलाकर अपने, तो यहाँ पर ये पीकॉक हुआ करते थे। कन्नौज को संभालते-संभालते बेसिकली जब वो इस पे रूल करते थे, जिसका नाम कन्याकुब्जा भी हुआ करता था। हर्षवर्धन ने कन्नौज को संभालने के बाद, अपनी राजगद्दी लेने के बाद बहुत सारे अलग-अलग पार्ट्स में अपना एरिया को एक्सपैंड किया था। आप देख रहे हो यहाँ पे किस तरीके से नॉर्थ इंडिया में, इवन ईस्ट इंडिया में, थोड़ा-सा वेस्ट इंडिया में तक जो है, जो हर्षा थे वो स्प्रेड हो गए थे, वो उन्होंने अपने राज्य को फैला लिया था। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे कॉपर प्लेट पे कुछ लिखा हुआ है उनकी भाषा में, जो कि हमको बंसखेड़ा में पाया गया है यूपी के। इसमें लिखते हैं कि बाय माय ओन हैंड, मैं अपने हाथों से द ग्रेट किंग ऑफ किंग्स, पूरे किंग का मतलब कहते हैं ना कि ग्रेट किंग्स जो भी है उसका एक किंग होते हैं श्री हर्षा। बेसिकली बेसिकली उन्होंने अपनी तारीफ में अपने कुछ शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं, सिग्नेचर करके, कुछ भी आप कह सकते हो। अच्छा, कहते हैं हर्षा एज़ ही इज़ आल्सो नोन, जैसे कि उनको हर्षा के नाम से भी जाना जाता था। वो एक बहुत बढ़िया पोएट थे, ड्रामेटिस्ट थे। कहते हैं कि ही इज़ अज़्यूम्ड टू बी द ऑथर ऑफ 3 प्लेस। कहते हैं कि वो 3 प्लेस है बेसिकली, नाटक जिसे हम कहते हैं। मानते हैं कि वो उनके ऑथर थे। उन नाटकों के ऑथर थे जो कि संस्कृत लैंग्वेज में कंपोज़ करे गए थे, जो कि हमें ये बताते हैं लव स्टोरीज़ विद कोर्टली लाइफ। अभी आगे भी एक नाम आएगा, बाण भट्ट के द्वारा लिखी हुई कुछ स्टोरीज़ हैं कि किस तरीके से कोर्ट में, कोर्ट यानी कि वो वकीलों वाला कोर्ट की बात नहीं कर रही हूँ। जो पहले के किंग हुआ करते थे, आप महाभारत भी उठा के देखोगे, आप रामायण उठा के देखोगे, उसमें क्या दिखाते हैं? कोर्ट में सभा होती है। सभा इज़ बेसिकली द कोर्ट। जो उनके राजा के महल में जो राजा की सभा होती है, उसे बोलते हैं कोर्ट। उस कोर्ट में बैठकर उस कोर्टली लाइफ में कौन से लव स्टोरीज़ बेसिकली कुछ उनके बारे में, क्योंकि मैंने बोला हर्षा पोएट थे, तो वो लव स्टोरीज़ बहुत लिखते थे। तो उन्होंने कोर्टली ज़िंदगी के ऊपर भी कुछ स्टोरीज़ लिखी हुई हैं, लव स्टोरीज़ लिखी हुई हैं, इवन कुछ सैक्रिफाइस के ऊपर, या कुछ एथिकल वैल्यूज़ कि लाइफ में हमें क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कहते हैं ये वैसे तो मतलब ये स्टोरीज़ हैं, बट हिस्टोरियंस इनको यूज़ करते थे। सोचो आपको कोई पुराने ज़माने की स्टोरी मिल गई, तो हिस्टोरियन उसको सिर्फ़ स्टोरी के रूप में नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि उस स्टोरी में कौन-कौन से नाम आए हैं, कौन से एलिमेंट्स आए हैं, किन चीज़ों का, किन ऑब्जेक्ट्स का भी नाम आया है, वो उसको यूज़ करेंगे टू फाइंड आउट अबाउट द पास्ट। उस टाइम के बारे में, उस इतिहास के बारे में और जानने के लिए। ठीक है? कि उस टाइम पे डाइवर्सिटी कैसी हुआ करती थी, उस टाइम पे टेक्नोलॉजीज़ कैसी हुआ करती थी, क्या इसमें कहीं खाने का ज़िक्र हुआ है? क्या इसमें किस चीज़ का ज़िक्र हुआ है? तो अच्छा, एक खाने से मुझे एक चीज़ याद आई। आप लोगों को क्या लगता है, जो आज आप लोग आलू खाते हो, आप लोग टोमेटो जो आप लोग पोटैटो खाते हो आज के टाइम पे, आलू जो खाते हो, आपको पता है ये आलू आज से 500 साल पहले था भी नहीं। ये आलू आज से करीब-करीब 500-600 साल पहले तक था भी नहीं। जब हमारे अमेरिका की खोज हुई थी ना क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा, उसके बाद ये आलू पाया गया था। जो आज आलू मटर, आलू टमाटर, आलू गोभी, हर चीज़ में आलू-आलू डलता है, ये आलू आज से 500-600 साल पहले हुआ भी नहीं करता था। तो ये जैसे एक बेसिक था जो मुझे खाने के टाइम पे याद आया, ठीक है? तो दैट वाज़ द थिंग।
क्लोथ के बारे में कहते हैं हर्षा जो है इवन जो स्कॉलर जो ज्ञानी हुआ करते थे जैसे कि बाण भट्ट का यहाँ पर नाम दिया गया है उनको भी बहुत मानते थे बहुत उनको बेसिकली वो करते थे जिनका जिसको बेसिकली हम बाण भी कहते हैं बाण भट्ट को इन्होंने ही कादम्बरी भी लिखी है कादम्बरी जो कि एक लिटरेरी वर्क है बहुत सुंदर सा है जिसमें कुछ नॉवेल्स वगैरह है बेसिकली वो तो वर्ल्ड की पहली नॉवल भी बोलते हैं इसको हम क्या नाम है इसका कादम्बरी याद रखना एमसीक्यू में भी काम आ सकता है बाकी हम लोग क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो हम लोग करते ही हैं अच्छा बाण भट्ट ने ही एक बायोग्राफी भी लिखी है हर्षवर्धन के ऊपर जिसे कहते हैं हर्षचरिता हर्षचरिता तो हर्षवर्धन ने अपनी लाइफ में क्या-क्या करा है, उन्होंने कौन-कौन से बैटल लड़े, किसमें उनकी विक्ट्री हुई, क्या उन्होंने हासिल करा, हर एक चीज़ जो है इस हर्षचरिता में उन्होंने लिखी हुई है। किसको वो मानते थे, किसको नहीं मानते थे, ईच एंड एवरीथिंग। कहते हैं इंस्क्रिप्शन ये भी बताते हैं कि हर्षा किस तरीके से शिव जी को बहुत मानते थे। उनके वो डिवोटी थे, बहुत मानते थे उनको। ऑल्सो वो बुद्धिज्म से भी काफ़ी अटैच थे, तो वो भी चीज़ वो करते थे। हालाँकि वो ये दिखाते हैं कि किस तरीके से वो सारे ही रिलीजन्स को या थॉट को भी स्कूल्स ऑफ थॉट को बिलीफ वगैरह को भी मानते थे। तो बेसिकली यहाँ पर यही कहा गया कि हाँ जी, कादम्बरी वाज़ द फर्स्ट नॉवल जो कि लिखी गई है हर्ष ज ज जो हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे जिनका नाम था बाणभट्ट और उन्होंने ही हर्षचरिता भी लिखी है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है और है ही एक्चुअली। अच्छा, यहाँ बेसिकली आपको इसके बारे में जानने की आज तक ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ थोड़ी-सी यहाँ पे लंबी स्टोरी हो जाएगी। जो ये आपको ये कादम्बरी लव स्टोरी के बारे में यहाँ पे दिखा रखा है, इस नॉवल के बारे में दिखा रखा है। थोड़ी-सी अलग काइंड ऑफ स्टोरी है ये, जिसको शायद से थोड़ी लंबी स्टोरी भी है ये, शायद से मुझे इसको किसी और वीडियो में अलग से कवर कर सकते हैं हम अगर आप लोग कहोगे तो। बट बाकी इसमें बेसिकली ये था कि बहुत कोई वहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है बहुत ही एलाबोरेट और बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ये स्टोरी जो है समझनी बहुत थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्स है। ये किस तरीके से एक प्रिंस थे उज्जैन के और एक कादम्बरी थी जो कि हेवन से आई थी। सोचो वो स्वर्ग से आई हैं। उनके बीच में किस तरह से लव स्टोरी होती है और इस लव स्टोरी को खुद एक पैरट सुना रहा होता है, जिसका पुनर्जन्म हुआ होता है जो पहले कुछ और था। बस दैट वाज़ द थिंग मतलब थोड़ी-सी लंबी स्टोरी है ये, जो कि अभी थोड़ी-सी आपको समझने में मुश्किल भी हो सकती है एंड टाइम को नज़रअंदाज रखते हुए मुझे इसको समझाने में भी मुश्किल हो सकती है। तो इट्स बेटर कि हम इसको कभी और किसी और वीडियो में शायद जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे, अगर आप लोगों का कमेंट आए तो मैं उस वाली वीडियो में भी आपको इसको समझा दूँगी या फिर वन शॉट वाली वीडियो में भी करा दूँगी, ओनली इफ आप लोगों का कमेंट आया इस पे तो। अब देखो यहाँ पे आपको पिक्चर देखने को मिल रही है। ये पिक्चर बेसिकली आपकी किसकी है? शुआनज़ांग की है। शुआनज़ांग को आपको यहाँ पे रास्ता दिख रहा है। शुआनज़ांग भी कौन थे? एक चाइनीज़ के ट्रैवलर थे। इससे पहले आप लोगों ने गुप्ता एरा वाले चैप्टर में आप लोगों ने फाशियान के बारे में पढ़ा था। ये किस तरीके से गुप्ता टाइम पीरियड पर आए थे ये और ये चाइनीज़ ट्रैवलर आते क्यों थे? इन्हें इंडिया आने का क्यों मन करता था? तो बेसिकली इन लोगों का मेन जो मोटिव हुआ करता था, वो होता था बुद्धिस्ट की लोकेशंस पे जाना बुद्धिस्ट के टेक्स्ट को सेक्रेड टेक्स्ट को इकट्ठा करना, उनको समझना और फिर उनको इकट्ठा करके उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को इकट्ठा करके अपने देश में लेकर जाना, वहाँ उनको ट्रांसलेट करके अपने लोगों को समझाना, पढ़ाना, सुनाना, ताकि वो लोग भी उस रिलीजन में मानने लग जाएँ, क्योंकि वो अच्छी चीज़ थी बहुत। तो बेसिकली जो भी चाइनीज़ के पिलग्रिम ट्रैवलर्स वगैरह आते थे, ये बुद्धिज़्म के लिए ही आया करते थे, मेन पहली बात। अब कहते हैं जो ये फारसियान था, ये गुप्ता एरा के टाइम पे आया था एंड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं हुमेन सांग इसका जिनका नाम जो है हुएन सांग, हुएन त्सांग ये जो इनका नाम हुआ करता था। अब ये कहाँ से आ रहे हैं? देखो आपको दिख रहा है चाइना में जो ये रेड वाला पार्ट है, रेड वाले पार्ट से जो रेड डॉट्स है बेसिकली लाइन है, यहाँ पे ये इनके आने का तरीका है। ऐसे करके यहाँ से ये होते हुए, यहाँ से होते हुए प्रॉपर ये जो आए जा रहे हैं ऐसे। अब देखो जहाँ-जहाँ मेरा ये कर्सर घूमेगा जैसे-जैसे करके आप समझना ऐसे ही लोकेशन से वो आए हैं। तो यहाँ से वो आते हैं बेसिकली आप लोगों का यहाँ इस तरीके से शुरुआत करते हैं वो यहाँ से एंटर करते हैं, यहाँ से आते हैं, यहाँ आएँगे, फिर यहाँ आएँगे, मथुरा होते हुए आगे अयोध्या क्रॉस करते हुए कन्नौज, प्रयागराज, ये ऐसे घूम के लुम्बिनी जो जहाँ पे वो गौतम बुद्ध रहते थे, ठीक है? पटना होते हुए, नालंदा होते हुए, गुवाहाटी होते हुए, यहाँ से जो है फिर यहाँ से ऐसे टर्न लेकर नीचे होकर भुवनेश्वर क्रॉस करके अजंता केव्स को देखकर अमरावती होकर कांचीपुरम यहाँ से गुजर कर फिर यहाँ पे भरूच जाकर यहाँ से पता है ये मतलब अब देखो इसके अलग-अलग चीज़ें यहाँ से उन्होंने ऐसे भी टर्न ली होगी और फिर ये ऐसे जाकर ये उज्जैन फिर ऐसे होकर क्रॉस करके फिर ये आगे की तरफ ऐसे करके चले गए। अब यहाँ पर अब देखो ये मैंने आपको समझाया कि ये आए कैसे। अब अगर मैं आपको बताऊँ कि ये गए कैसे?
ठीक है? तो रेड वाला तो वो है कि ये कैसे-कैसे आया, कैसे-कैसे इंडिया में ये घूमते हैं अलग-अलग। देखो आपको दिख रहा है अब जैसे यहाँ पर ये आए एंड यहाँ से ऐसे करके जा रहे हैं, तो यहाँ पे आएँगे एंड बस ये ब्लू वाला आपको दिख रहा होगा कि आखिर इनके जाने का रास्ता कैसा था। ऐसे क्रॉस करके कशगर होते हुए एंड यहाँ पे आकर ये अपने दोबारा से जहाँ से आए थे वहीं पर पहुँच गए। तो ये उनका जो है रास्ता था किस तरीके से वो पहले आते हैं चाइना, चाइना से और फिर जो है वापस जो है वो जाते कैसे हैं। ये आपको क्लियर हो गया? अच्छा। कौन-कौन से सिटीज़ ट्रैवल करी उसमें आपको दिख रहे होंगे जहाँ पर भी ये डॉट है, मैंने नाम बता दिया श्रीनगर, मथुरा, कन्नौज, अयोध्या, प्रयागराज, बोधगया, नालंदा हर जगह होते हुए आते हैं। कहते हैं देखो अब किसके टाइम पे आ रहे हैं, हर्षवर्धन के टाइम पे आ रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है। हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस तो अलग हैं बाकी। एक और हिस्टोरिकल सोर्स है हमारा इस टाइम का वो है ट्रैवलॉग जो कि चाइनीज़ के पिलग्रिम ह्वेनसांग ने लिखा था। फाक्सियान बता चुकी हूँ गुप्ता एरा के टाइम पर आए थे, उनसे 200 साल बाद करीब-करीब, ठीक है, ह्वेनसांग जो है हमारे यहाँ पर आए थे एंड अराउंड 630 से लेकर के 644 14-15 साल जो है वो यहाँ पे रहे, ट्रैवल करा अलग-अलग जगहों पे और फाशियान की तरह जो उनका मोटिवेशन था इतना ज़्यादा लंबी जर्नी करने का वो था बुद्धिस्ट की साइट्स कि बुद्धिस्ट की लोकेशंस पे उनको जाना है, उनकी जो इंडिया के जो स्कॉलर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो ज्ञानी हैं, उनसे उनको कुछ सीखना है और वो सब चीज़ जो है वो पैक करके ना चाइना लेके जाते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि डब्बा साइन के पीछे, इसमें ना मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। बहुत इस तरह से ट्रैवल पैक लेकर ये मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, ये यहाँ पे पिक्चर दिखा रखी है किस तरीके से जहाँ पे बुद्धिस्ट का बुद्धा की स्टैच्यू कार्विंग थे, यहाँ से गुजरते हुए यहीं से गुज़रे थे ये, तो यहाँ पे इनका एक स्टैच्यू लगा रखा है। किस तरीके से इंडिया से इतनी सारी आप सोचो 600 मैन्युस्क्रिप्ट्स बुद्धिस्ट टेक्स्ट की। अब जब मैं बार-बार मैन्युस्क्रिप्ट्स वर्ड बोल रही हूँ, आई रियली होप आप लोगों को इसका मतलब पता होगा कि जो पाम लीफ पर लिखी जाती है, उसे कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। और अगर किसी हार्ड सरफेस या मेटल पे हमने गड़वाकर कुछ लिखवाया हुआ है, उसे हम कहते हैं इंस्क्रिप्शन, जो कि इतने आसानी से मिटता नहीं है। मैन्युस्क्रिप्ट्स का क्या है बिकॉज़ बहुत हल्के से उसपे पाम लीफ पर आप लिख रहे हो, किसी उस पे लिख रहे हो आप, तो क्या पता वो फट जाए, क्या पता वो खो जाए, कुछ भी हो सकता है उसका, तो वो था मैन्युस्क्रिप्ट। तो कहते हैं वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट की संस्कृत लैंग्वेज में लिखी हुई इन 600 मैन्युस्क्रिप्ट्स को जो 20 घोड़े लेकर गए थे उनके यहाँ से, वो इन चाइना लेके जाते हैं, वहाँ जाके इनको बेसिकली मैं कहूँ ट्रांसलेट कराते हैं। एक मेटिकुलस का मतलब बहुत ही डिटेल अकाउंट जो है कि उनकी जर्नी के बारे में वो भी लिख कर गए थे। जहाँ पे उन्होंने बताया था कि पॉलिटिक्स वहाँ की कैसी है, हर्षवर्धन के टाइम की, डिप्लोमेसी कैसी है, कल्चर कैसा है, लोगों का रिलीजन कैसा है, उन जगहों पे जहाँ-जहाँ से इन्होंने क्रॉस किया था। और ये जो ट्रैवलॉग होता है अलग-अलग पिलग्रिम्स का, ट्रैवलर्स का, ये भी हमें एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बिकॉज़ हमें इससे पता चलता है, ना कि सिर्फ किंग की ज़िंदगी कैसी है बट ऑल्सो जो आम जनता है, जो लोग हैं, जो रिसोर्सेज़ हैं, जो मैं कहूँ ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, उन सब की कंडीशन भी वहाँ पर कैसी है, उससे हमें ये भी पता चलता है। कहते हैं हर्षवर्धन ने वेलकम किया था इन चाइनीज पिलग्रिम का जो कि उनके कोर्ट में बेसिकली उनको बुलाया था वहां पर और इनके साथ साथ दो एम्बेसडर्स और आए थे चाइना से रिप्रेजेंट करने के लिए उनको कहते हैं शुएनजांग के ऑनर में उनको रिस्पेक्ट करते हुए एक असेंबली रखवाई गई थी कन्नौज में जो कि अटेंड करा था जिसको बहुत सारे किंग ने लीडर्स ने अलग अलग रिलीजन्स के बेसिकली वो हुआ करते थे कहते हैं श्वेनज़ांग ने डिस्क्राइब किया था कन्नौज को। अब देखो ज़रा हम पढ़ते हैं कि आखिर श्वेनज़ांग ने क्या-क्या बताया है। तो वो मेटिकुलस अकाउंट ज़रा हम लोग एक बार देखते हैं, कौन-सा अकाउंट खुलवाया इन्होंने। कहते हैं कि कन्नौज जो है बहुत ही ब्यूटीफुल शहर है, हमको हमको पता है। बहुत ही प्रोस्पेरस सिटी है, पैसे बटेरे हैं यहाँ पे लोग बागों के पास, ऐसी बात उन्होंने कही। उन्होंने हर्षा के बारे में कहा कि बहुत ही जस्ट करने वाले यानी कि जस्टिस न्याय देने वाले एनर्जेटिक रूलर हैं, बड़ी एनर्जी है उनके अंदर, जिन्होंने बहुत ही बड़ी आर्मी को मेंटेन कर रखा है और वो कभी-कभी मिलिट्री कैंपेन्स में भी जाया करते हैं। कहते हैं हर 5 साल बाद प्रयागराज में हर्षा एक असेंबली रखवाते हैं, एक मीटिंग रखवाते हैं। प्रयागराज बेसिकली वो जगह है जहाँ पे गंगा यमुना का मिलन होता है। इलाहाबाद प्रयागराज इसे हम बोलते हैं, ये भी आपका यूपी के अंदर ही आता है। तो कहते हैं वहां पर कुछ रिचुअल्स वगैरह को परफॉर्म करा के उसके बाद वो बहुत सारा पैसा बुद्धिस्ट को, ब्राह्मण्स को और गरीबों को बांट देते हैं। हर्षा की बात यहाँ पर करी गई है कि हर 5 साल में जो है ये असेंबली इस तरीके की वो रखवाते हैं। ठीक है जी। कहते हैं हर्षा ने बेसिकली इवन देखो जो उनका एम्पायर था ये वाला मैंने आपको दिखाया। कहते हैं एक बार वो साउथ में भी गए थे अपने एम्पायर को और बड़ा करने के लिए। लेकिन चालुक्य डायनेस्टी के एक किंग थे जिनका नाम था पुलकेशिन II।
जब वो चालुक्य के एम्पायर में पहुँचे थे, उन्होंने इनको हरा दिया था, रास्ते में ही उनको वो कर दिया था, तो वो आगे नहीं जा पाए थे, साउथवर्ड जो है वो अपने एम्पायर को एक्सटेंड नहीं कर पाए थे। इनके बारे में चालुक्य के बारे में आगे पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। हर्षा का बेसिकली ना ये सपना था कि वो सोचते थे कि हाँ जी प्रॉपर पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया मेरे पास होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा उनको सक्सेस नहीं मिल पाई थी उस चीज़ में, लेकिन थोड़ा बहुत हो गया था। कहते हैं इवन उन्होंने वर्मन डायनेस्टी, आपने कामरूप, आपको याद है नॉर्थ ईस्ट के यहाँ वाले कामरूप किंगडम जो यहाँ पर हुआ करता था, क्लास 7th में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। कहते हैं वो जो असम वाले पार्ट में हुआ करता था, गुवाहाटी के पास का एरिया, उसके साथ भी जो बेसिकली उन्होंने क्या किया था, अलायंस वगैरह फॉर्म किया था, गठबंधन फॉर्म किया था। तो वो भी चीज़ जो है यहाँ पर ये बता रखी है। ये सील है यहाँ पर बेसिकली जो कि नालंदा में पाई गई है। ये आपको दिख रहा है, सील का मतलब टूटी हुई सील है बेसिकली वैसे तो ये। सील का मतलब क्या होता था, कोई एनवलप है, आपने उसको बंद करा, आपने उस पे ठप्पा लगा दिया, सील लगा दी, तो जब तक अब वो सील। अच्छा, आप लोगों ने वो मूवी देखी है थ्री इडियट्स? थ्री इडियट्स मूवी में आपने लास्ट में एक सीन आता है जब वो राजू के लिए रेंचो और दूसरा नाम मुझे नहीं याद आ रहा, वो जब पेपर चुराते हैं, तो उस एनवलप में पेपर, एग्जाम पेपर पे सील लगी होती है। उस सील को बड़े तमीज से तोड़ते हैं और तोड़ के वो पेपर निकाल के देके आते हैं, बाद में उस सील को वो जोड़ देते हैं फेविकॉल से, लेकिन बाद में जब वो आते हैं, वो जो प्रिंसिपल होता है, जब वो आते हैं तो उनको दिखता है कि वो अभी लगाई हुई, दैट वाज द सीन, अगर आपको हल्का बहुत भी याद आ रहा होगा वो पॉइंट। ठीक है जी, इस तरीके की वो हुआ करती थी। देखो बच्चा, हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, व्हिच वाज कॉल्ड ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज। अब मैडम जी ये क्या है, ये ट्राइपार्टाइट क्या क्या कौन सी पार्टी हो रही है? नहीं, पार्टी नहीं हो रही है। ट्राइपार्टाइट का मतलब है, ट्राई मतलब तीन, पार्टाइट यानी कि तीन लोगों के बीच तीन पार्टीज, तीन जो एरियाज, तीन जो डायनेस्टीज है बेसिकली, तीन जो राजा है बेसिकली, उनके बीच में किस तरीके से एक लड़ाई हुई, एक वॉर हो रहा है, काइंड ऑफ किसके लिए? कन्नौज के लिए, बिकॉज कन्नौज बहुत एक फर्टाइल एरिया, बहुत एक बढ़िया एरिया था। तीन अलग अलग डायनेस्टीज किस तरीके से इस एक एरिया के लिए लड़ रही है ना, उस स्ट्रगल को हम बोलते हैं क्या? ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। कहते हैं जब हर्षा की डेथ हो जाएगी 647 सी में, तो नॉर्थ इंडिया में, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, किसी की अगर डेथ होगी तो बाद में क्या होता है, छोटे छोटे से किंगडम भी इमर्ज होते हैं एक तो, और उस टाइम पे क्या होता है भैया, बहुत ही टर्मोइल, बहुत ही गड़बड़ घोटाला सा वहां पर हो जाता है। तो कन्नौज तो उनका सेंटर था, जब वो वहां से हटते हैं तो कन्नौज भैया एक ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल का पार्ट बन जाता है। ये तीन जो लोग थे, अब देखो यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है, किस तरीके से यहाँ से पालास, यहाँ से राष्ट्रकूटास, यहाँ से गुर्जरा प्रतिहारास, यहाँ पे आपको तीनों नाम दिख रहे होंगे कि तीन जो पार्टीज है, पालास ईस्ट से आ रहे हैं, गुर्जरा प्रतिहारास वेस्ट से आ रहे हैं, एंड साउथ से हमारे डेक्कन से राष्ट्रकूटास आ रहे हैं। ये तीनों ये जो है किस तरीके से इस कन्नौज वाले एरिया के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको कॉन्कर करने के लिए कैसे आपस में ही लड़ रहे हैं, दैट वाज कॉल्ड द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। समझ में आ गई ये चीज? ठीक है जी। कहते हैं 8 और 9 सेंचुरीज के आसपास ये जो तीनों पावर्स थी बार बार एक दूसरे से लड़ रही थी। हालांकि इसका कोई भी फिर आउटकम नहीं निकल पाया और कोई भी इस एरिया को एक्चुअल में नहीं संभाल पाया, क्योंकि आपस में लड़ लो या तो ये देश संभाल लो वाली बात है। देखो, हम डिफरेंट डिफरेंट इन तीनों के बारे में ही इस चैप्टर में हमें लास्ट पॉइंटर कवर अप करना है, जिसमें हम पालार्स, गुर्जर प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास, इन तीनों के बारे में हम लोग जरा आपका पढ़ लेंगे। ठीक है जी। कहते हैं हर्षा की डेथ के बाद आपको यहाँ पर पालास दिख गए ना, एग्जैक्टली कहाँ पर है पालास, ये आपको दिख रहे हैं पालास। ठीक है जी, मैं आपको यहीं पे मैंने पिक्चर लगा दी थी इसलिए, ताकि आपको एटलीस्ट पालास तो यहाँ पर दिख ही जाए। कहते हैं बंगाल रीजन जो है हर्षा की डेथ के बाद काफी डिसऑर्डर हो गया, वहां पर भी दिक्कतें हो गई यहाँ पर। जब तक ये वाली चीज नहीं आई, हमको ये चीज पता चलती है किससे? इंस्क्रिप्शन से। क्या पता चल रहा है हमको कि लोगों ने चूज किया था। सर एक सेकंड रुकना, जस्ट अ सेकंड। हाँ, अभी चार्जिंग भी है, बिकॉज़ मेरा ना स्टॉप वॉच खराब हो रही है। तो जैसे जो मैं पहले आपको पता होगा वीडियोज़ में रख लेती थी, तो ये खराब हो रही है, मैं इसको ठीक कराना ही भूल गई हूँ, मैं इसको बाहर ही निकाल देती हूँ एक्चुअली। ठीक है? तो ये मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है कि कितना देर का लेक्चर हो गया है। जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उनको पता है कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि 1 घंटे से पहले एक लेक्चर खत्म हो जाए, ताकि बच्चों को बहुत ज़्यादा लेंथी ना लगे। ठीक है? तो अभी वैसे हमारा कितना हुआ है? कितनी देर अभी हुई है हमारे लेक्चर को चलते हुए? अभी 33 हुए हैं। हाँ, ठीक है, फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा, 20-25 मिनट लगेंगी मुश्किल से, एंड ये हो जाएगा, 15-20 मिनट में हो जाएगा। ओके, अब देखो हम बात करेंगे पालास की। कहते हैं हर्षा की डेथ के बाद, अभी यहाँ पे आपको हर्षा का एम्पायर दिखे, यहाँ पे देखो पालास वाला जो एम्पायर था वो बेसिकली इन्हीं के पास था।
ठीक है, आपको दिख रहा है ये गुप्ता ये हर्षा के हाथ में ही था। लेकिन जब कहते हैं जब हर्षा की डेथ हो जाएगी उसके बाद यहाँ पे काफ़ी गड़बड़ से यहाँ पे हो जाएगा। एंड यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन से हमको पता चलता है कि लोगों ने गोपाल को 750 सीई में उन्होंने लोगों को ने उस उनको जो है चूज़ किया था ताकि यहाँ पे स्टेबिलिटी वापस से आ सके। यहाँ पर जो बिल्कुल इंस्टेबिलिटी हो गई है, वो चीज़ जो है वो ठीक हो सके। और कहते हैं ये पाला वंशज के पहले किंग बनते हैं। देखो गोपाला इनसे नाम निकल के आता है पाला वंशज। कहते हैं पहले ही किंग इनके बनते हैं जिनका काफ़ी अच्छा खासा रूल रहता है। ईस्टर्न इंडिया वाले पार्ट में दिखा चुकी हूँ अभी हम मैप में आप लोगों को मैं। इनके सक्सेसर आते हैं जो इनके बेटे वगैरह जो भी रहते हैं, धर्मपाला इनका नाम होता है। ये पाला एम्पायर को और आगे बढ़ाते हैं। क्या नाम है? धर्मपाला। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी विक्रमशिला के बारे में आप पढ़ोगे ये इन्होंने ही बनाई थी। दिस वाज़ अ यूनिवर्सिटी। अच्छा, कहते हैं ये पाला एम्पायर को और बढ़ाते हैं, ईस्ट नॉर्थ इंडिया में भी लेके जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा बेसिकली मानते हैं कि महायाना बुद्धिज़्म को बहुत मानते थे। आप लोगों ने चैप्टर नंबर आई थिंक 2 में ही हम लोगों ने पढ़ा हाँ, 2 में ही पढ़ा है। बुद्धिज़्म की तीनों ब्रांचेस के बारे में हमने पढ़ा था, हिनायाना बुद्धिज़्म, महायाना बुद्धिज़्म, वज्रयाना बुद्धिज़्म। हमने पढ़ा है तो कहते हैं उस महायाना बुद्धिज़्म का ये को ये बहुत मानते थे, उसके पैट्रॉन ये हुआ करते थे। इन्होंने हाँ, देखो मैं यहाँ पे चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ है। अच्छा, फाउंडिंग मेजर मोनास्ट्रीज़ इन्होंने कुछ मोनास्ट्रीज़ बेसिकली क्या होती है, जहाँ पे जो मॉन्क्स वगैरह हैं, वो आकर रह सकें, वहाँ आकर पढ़ सकें, है ना? उसे हम कहते हैं मोनास्ट्रीज़। उन्होंने वो जो है बनवाई थी। इसका एक यहाँ पे क्या नाम है, इसका नाम है विक्रमशिला। अच्छा, आप लोगों ने बेसिकली वो सुना है अम, नालंदा यूनिवर्सिटी? नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में है, अभी उसका मतलब रिनोवेशन चल रहा है, मतलब दोबारा से बन रही है बेसिकली वो। नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में है, मेरे स्टूडेंट्स ने पक्का सुना होगा। तो आपने क्लास मतलब पार्ट 1 में भी इसको पढ़ा है हम लोगों ने। नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में है, जहाँ से बहुत दूर-दूर से देशों से लोग पढ़ने आया करते थे। जैसे आज हम लोग, हमारे देश के लोग या बाकी देश के लोग ऑक्सफोर्ड जाते हैं ना पढ़ने के लिए, सेम ऐसे ही पहले वो लोग जो है हमारे यहाँ पे पढ़ने आते थे। वो तो ब्रिटिशर्स ने बहुत तहस-नहस कर दिया यहाँ कर भिखमंगे कहीं के। ये कहते हैं जो सोमपुरा, जो कि आज के बांग्लादेश वाला पार्ट है, ये भी जो है इन्होंने ही बनवाया था यहाँ पर। इसके बाद भी कहते हैं इसके अलावा पालास कंटिन्यू टू पैट्रोनाइज़ नालंदा। देखो हाँ, वही वाली बात आ गई कि नालंदा को भी वो बहुत मानते थे। विक्रमशिला एक और यूनिवर्सिटी तो बना दी, लेकिन नालंदा को भी एज़ द प्रीवियस वन द मेन वन जो यूनिवर्सिटी थी वो बहुत मानते थे। कहते हैं ये जो बड़ी-बड़ी मोनास्ट्रीज़ थे ये उस टाइम पे मैंने क्या बोला यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है पढ़ने आया करते थे बहुत दूर-दूर से। ऐसे यहाँ पे क्या नाम है विक्रमशिला, वो भी कहाँ पर है बिहार में। नालंदा वो भी कहाँ पर है बिहार में। तो इन यूनिवर्सिटीज़ में तो बहुत सारे लोग पढ़ने आते थे। इवन आप देखोगे नॉर्थ वेस्ट में सॉरी जो गांधार वाला पार्ट है, जो कि आज का मैं कहूँगी आज पाकिस्तान के अंडर आता है वो एरिया, वहाँ पे एक थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी, वो भी बहुत बढ़िया थी। तो ये 2-3 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत अच्छी हुआ करती थी उस एंशिएंट टाइम में भी हमारे इंडिया की, जहाँ पे बहुत सारे लोग अलग-अलग देशों से पढ़ने आया करते थे। कहते हैं ये जो पाला का एम्पायर था इकोनॉमिकली बहुत बढ़िया था, सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटरनल ट्रेड की वजह से नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हमारी कंट्री में ही लोगों के बीच में अंडर-अंडर ट्रेड हो रहा था, ऐसा नहीं है, बल्कि बहुत ही बढ़िया वाला मैरीटाइम ट्रेड भी हुआ करता था। यानी कि किस तरीके से हम अब देखो वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पे रह रहे हैं, तो यहाँ से किस तरीके से आप देखोगे इधर के आप वाले मैप में, यहाँ से कैसे आगे की तरफ यहाँ पर भी ट्रेड हो सकता है, हमारे इधर इधर यूरोप वाले पार्ट में एंड यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे साउथ एशिया में ट्रेड हो सकता है, यहाँ से किसी वेस्ट एशिया में ट्रेड हो सकता है, ठीक है? मैरीटाइम यानी कि पानी के ज़रिए, वो जो है हमें यहाँ पर बताया हुआ है। तो साउथ ईस्ट एशिया वगैरह से यहाँ पर जो है ट्रेड हुआ करता था। हालाँकि एम्पायर जो है बाद में डिक्लाइन हो गया था ये, बाद में काफ़ी ज़्यादा सच नहीं रहा था, बट फिर भी एक लेगेसी इसकी रह गई। हमें ये क्या देकर गया? हमें ये देकर गए थे स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस और किस तरीके से अलग-अलग 5 तक हम जो है पहुँच सकते हैं, वो हमको ये बताकर गए थे। यहाँ पे गौतम बुद्ध का स्टैचू लगा हुआ है बेसिकली जिन्होंने ताज भी पहना हुआ है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बिहार में है ये, पालास ने इसको बनवाया था। यहाँ पे देखो मैंने धर्मपाल के बारे में यहाँ पे 2 चीज़ें हैं यहाँ पर इनके बारे में, तो उसको ज़रा पढ़ते हैं। कहते हैं धर्मपाला जो है वो बुद्धिस्ट हुआ करते थे, मैंने बोला था कि वो महायाना बुद्धिज़्म को मानते हैं, तो ये बुद्धिज़्म थे। इन्होंने पैट्रोनाइज़ किया था, बहुत मानते थे इस चीज़ को, बहुत स्प्रेड करने में भी हेल्प करी थी बुद्धिस्ट के लर्निंग को और उनके इंस्टीट्यूशंस को। जो बुद्धिज़्म की बातें हुआ करती थी, आपको बोधिसत्वास भी जो है फैलाया करते थे, हालाँकि वो यहाँ पर ये करते थे। लेकिन हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो ये कॉन्सेप्ट है रिलिजन का, ये जितना आज के टाइम पर इतना
काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल है, वो उतना उस टाइम पर नहीं हुआ करता था। मोर फ्लूइड, हाँ, मतलब उतना उससे ज़्यादा बेसिकली कहते हैं कि द रिलीजन वाज़ मोर फ्लूइड दैन इट इज़ टुडे एंड एक्सेप्ट परहैप्स फॉर मॉन्क्स एंड नन्स पीपल कुड फील एट ईज़ विद वेरियस बिलीफ सिस्टम। ओके, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं जैसे आज के टाइम पर क्या है कि हिंदू मुस्लिम इतने बढ़ गए हैं, उस टाइम पे इतना नहीं हुआ करता था। उस टाइम पे ये चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। लोग बाग काफ़ी फ्लूइड थे, काफ़ी फ्लेक्सिबल हुआ करते थे, कि उनको जो चीज़ सही लगी उस चीज़ को उन लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। वो चीज़ जो है हुआ करती थी। उस टाइम पे अलग-अलग तरीके हुआ करते थे पूजने के, पूजा करने के, वर्शिप करने के। इवन कहते हैं यहाँ पर लोग भी बिलीफ सिस्टम्स को वो नहीं करते थे। कई बार हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म ये एज़ सच सेपरेट नहीं थे, अलग नहीं थे। सब कुछ ना एक ही उसका हिस्सा मानते थे इसको, उस समय पे। ठीक है? कहते हैं बिसाइड्स रूलर्स ऑफन टेक प्राइड इन पैट्रोनाइजिंग सेवरल स्कूल्स ऑफ थॉट। हालाँकि इवन जो रूलर्स हुआ करते थे ना, उनको भी ये था कि अगर मेरी सभा में या मेरे राज्य में अलग-अलग उसको मानने वाले लोग हैं, तो ये बहुत बढ़िया वाली बात है। आपने ये चीज़ गुप्ता वाले केस में भी देखी होगी, गुप्ता एम्पायर में भी ये चीज़ थी। कहते हैं हर्षा ने यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दिया है इस ब्रॉड माइंडेडनेस का, कि इतना इतना खुले विचारों का एक और यहाँ पे हमको यहाँ पे देखने को मिलता है इससे एग्ज़ाम्पल्स। इवन यहाँ पे कहते हैं इसके साथ-साथ जो सक्सेसर्स थे ना धर्मपाल के, जो इनके बाद आते हैं, ठीक है? वो भी यहाँ पर बुद्धिस्ट के इंस्टीट्यूशंस को बहुत मानते थे, और तब भी वो यहाँ पर शिव जी को ही बहुत मानते थे। मतलब वही कह रहे हैं कि जितना आज के टाइम पे रिजिड है ना, उतना रिजिड जो है उस टाइम का रिलीजन या कल्चरल सिस्टम नहीं होता था। कोई पर्सन है जो कि शिव जी को मानता है, तो वो उतना ही बुद्धिज्म को भी मान सकता था। आज ऐसा नहीं होता है, वो वाली बात यहाँ पर कही हुई है। ओके, कहते हैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे स्कॉलर्स ऐसे दरवाजे पे खड़े हुए हैं, गेट कीपर्स है एंट्री के। पूरा पढ़ने के बजाय मैं आपको एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, यहाँ पे इसमें क्या लिखा हुआ है कि धर्मपाल ने जब इन्होंने विक्रमशिला 8 सेंचुरी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो लेट 8 सेंचुरी है, इसका मतलब है 750 सी के आसपास के बाद जो इन्होंने ये फाउंड किया था। गंगा नदी के किनारे करा था, विक्रमशिला को फाउंड किया। बहुत ज़्यादा ही लर्निंग का एक बहुत ग्रेट सेंटर ये रहा है। इसमें 6 कॉलेजेस हुआ करते थे, बेसिकली इस पूरी यूनिवर्सिटीज़ में 6 कॉलेज हैं। मोनास्ट्रीज़ है जहाँ पे जो मॉन्क वगैरह हैं वो बैठ सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। मंदिर भी है इसके अंदर, लेक्चर हॉल भी है और एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी हुआ करती थी। 3000 स्कॉलर्स यहाँ पर करीब-करीब जो ज्ञानी लोग हैं, वो इसके अंदर हुआ करते थे, और यहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स जैसे कि लिटरेचर, लॉजिक, हिंदू फिलॉसफी, बुद्धिस्ट फिलॉसफी, रिचुअल्स, ग्रामर, लॉजिक, लर्निंग, ये सब जो है यहाँ पर पढ़ाया जाता था। ओके, एडमिशन जो है यहाँ पर बहुत ही सिलेक्टिव हुआ करता था हर एक कॉलेज का। ऐसा नहीं है कि हर एक बंदा आया और उसने अपना सिलेक्शन करवा लिया, नहीं। जब आप यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन करने के लिए आओगे तो आपको गेट पर ही स्कॉलर्स मिलेंगे, द्वारपाल जिन्हें बोलते हैं। वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, अगर आपने उनका आंसर दिया तो ही आपकी इस कॉलेज में जो है आपको सीट मिल पाएगी, अदरवाइज आपको नहीं मिल पाएगी। वो आपकी नॉलेज को पहले ही टेस्ट कर लेंगे एंट्री कर देने से पहले ही। विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटीज थी वो बेसिकली तिब्बत के साथ जो है काफी इसके रिलेशनशिप थे, तो हमारे इधर ही आता है बेसिकली, ऊपर नॉर्थ में, नॉर्थ साइड में आता है। और आप लोग कहाँ कहाँ बोलना चाह रही हूँ मैं मैप में, तिब्बत ये हमारा नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट है, यहाँ पे जो है हमारे पास तिब्बत है। अच्छा, कहते हैं क्यों थे, बिकॉज़ बहुत कुछ टीचर्स थे, बहुत फेमस टीचर था थे एक, जो कि वो तिब्बत ही जाते थे काफ़ी, और वो संस्कृत की जो चीज़ें थे उनको तिब्बत में ट्रांसलेट भी करते थे, और ये चीज़ तिब्बतन बुद्धिज़्म में काफ़ी फैल गई थी, जिसे हम वज्रयाना बुद्धिज़्म भी कहते हैं, हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। कहते हैं कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट सेंटर्स भी हुआ करते थे लर्निंग के, करीब-करीब 100, 1000 इस तरीके से यहाँ पर थे, जो कि आज भी जो कुछ टाइम तक भी यहाँ पर काफ़ी प्रेवलेंट थे। आपको यहाँ पर दिख रहा है नेक्स्ट चैप्टर में वैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं विक्रमशिला, किस तरीके से बख्तियार खिलजी ने 12th सेंचुरी में इसको तहस-नहस कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है? तो वो हम लोग नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम लोग वैसे पढ़ेंगे इस चीज़ को। यहाँ पे दिखा रखा है मनुस्क्रिप्ट का जो कवर है विक्रमशिला का, जहाँ पे 5 डिफरेंट एस्पेक्ट्स दिखा रखे हैं बुद्धा जी के, एक ये रहा, एक ये रहे, एक ये रहे, एक ये रहे और एक ये रहे। ठीक है जी? चलिए, तो ज़रा हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चा, आप लोगों का था गुर्जरा प्रतिहारास वाले टॉपिक पे। ठीक है? यहाँ पे आपको दिख रहे हैं गुर्जर प्रतिहारा, इनका जो है रीजन कितना था, कैसे ये फैले हुए थे, आपको यहाँ पर दिख गया है। कहते हैं ये सेंचुरी, ये आप जो डायनेस्टी है वो मिड 8th सेंचुरी में ही आई थी। नाग भट्ट जो है इनको वो लेकर आए थे, वेस्टर्न इंडिया से ये हुआ करते थे। गुर्जरा देखो नाम जो पड़ा हुआ है वो गुजरात और राजस्थान का जो बीच का एरिया है यहाँ पे, इसके नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ है गुर्जरा।
और आप आगे इस चैप्टर में भी देखोगे किस तरीके से ये जो किंगडम था गुर्जरा प्रतिहारास, इसको और ज़्यादा पहचान मिली थी कि जब अरब का इन्वेशन्स हुआ था, जब अरब यहाँ से आ रहे थे ना नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया से, तो किस तरीके से इन लोगों ने उनको पुश बैक यानी कि यहाँ से भगा दिया था। किसने? गुर्जरा प्रतिहारास ने। इनकी जो स्टार्टिंग में जो इनकी कैपिटल हुआ करती थी वो थी भिलमल, का आज का नाम है भिनमल, राजस्थान में है ये। एंड बाद में इन लोगों ने इसको शिफ्ट करके उज्जैन में कर लिया था। ठीक है जी। उज्जैनी। कहते हैं 9th सेंचुरी में द सेलिब्रेटेड प्रतिहारा रूलर, मतलब एक प्रतिहारा के रूलर हुआ करते थे, इनके किंग हुआ करते जिनका नाम था किंग भोज। वो विष्णु जी को बहुत मानते थे और उन्होंने एक बहुत ही बड़ा एम्पायर यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे किस तरीके से बना लिया था। पंजाब से लेकर के कन्नौज तक का एरिया को कवर करा था। ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया जो है प्रॉपर काफी हद तक कवर अप हो गया था। कहते हैं भुज वाज़ आल्सो नोन एज़ मिहिर। भुज को यहाँ पर जो एक किंग थे भोज, भुज बोल रही हूँ मैं, वाओ! जो एक किंग थे भोज, इनका नाम था, मिहिर भी था, जिसे हम सूर्य का एक और नाम होता है पर्यायवाची, जिसे हम बोल देते हैं। एंड आदि वरा, वरा आपको अवतार दिख रहा है? वरा अवतार जो कि हम लोगों ने पहले भी प्रीवियस बुक्स में पार्ट 1 में भी कई बार पढ़ा हुआ है वरा अवतार के बारे में, जो कि विष्णु जी का अवतार है, बोर अवतार, जिन्होंने एक बार धरती को डूबने से भी बचाया था। तो आपको ये यहाँ पर दिख रहे हैं अवतार उनके। तो कहते हैं वो भी यहाँ पर उनको बहुत मानते हैं और उस चीज़ में हमको उनका भी वो देखने को मिलता है। कहते हैं 100 साल बाद ही अराउंड अराउंड गुर्जर प्रतिहारास हट गए थे वहां से और बहुत उनको काफी कुछ फेस करना पड़ा था जब राष्ट्रकूटा का जो रूलर था, जब वो आए थे और उन्होंने इनको हटा दिया था यहाँ से, इनको तहस नहस कर दिया था। और फाइनली जो इनका एम्पायर था वो एलिमिनेट हो गया था, यहाँ से हट चुका था 11th सेंचुरी में। जब यहाँ पर गजनविद्स आ गए थे, उन्होंने भी इन पे अटैक किया था एंड इनका एम्पायर पूरी ही तरीके से हट चुका था। यानी कि पहले थोड़ा बहुत सफर किया था राष्ट्रकूटास के टाइम पे और बाद में इनके टाइम पे तो जो है पूरा ही वो हट चुका था। यहाँ पे देखो आपको कैलाशनाथ टेम्पल अभी राष्ट्रकूटा में पढ़ाऊँगी, तब आएँगे इस पे। राष्ट्रकूटास लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, कहते हैं मिड सेंचुरीज़ में दंती दुर्ग। यहाँ पे देखो आपको ये चालुक्यास दिख रहे हैं, हमने स्टार्टिंग में इनके बारे में पढ़ा था, चालुक्य डायनेस्टी। यहाँ पे देखो ये चालुक्यास थे। कहते हैं दंती दुर्ग जो है पहले इंडिपेंडेंट राष्ट्रकूटा के बनते हैं रूलर, जब उन्होंने चालुक्यास जो थे, अब देखो मैंने इसलिए यहाँ पिक्चर लगा रखी है, जो ये चालुक्यास थे ना डेक्कन के, ये दंती दुर्ग यहाँ पे आते हैं, अटैक करते हैं और इनको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर फॉर्म करते हैं अपना रूल, अपना किंगडम, जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रकूटास का एम्पायर। समझ में आया? तो दंती दुर्ग जो है यहाँ पे आके अटैक करते हैं चालुक्यास के किंगडम पे और इनको हटाकर यहाँ पे अपने राष्ट्रकूटास का किंगडम जो है वो बना लेते हैं। हालाँकि चालुक्य इसके बारे में आगे हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। राष्ट्रकूटास ने जो उनका पावर सेंटर था, वो कर्नाटक में शिफ्ट कर लिया था। मतलब आप देख रहे हो साउथ की तरफ ये लोग काफ़ी आ चुके हैं। तो कर्नाटक में शिफ्ट कर लिया था जिसकी कैपिटल थी मन्यखेत, ठीक है? जिसको आज का हम मलखेड़ा भी कहते हैं। दिस वाज़ वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट पावर रही थी ये करीब-करीब 200 साल तक और बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा जो है इनका सब कॉन्टिनेंट वाले पार्ट में, खासकर डेक्कन वाले पार्ट में ये अच्छे खासे फैले हुए थे। दंती दुर्ग के जो सक्सेसर्स आते हैं, जो इनके बाद आते हैं, वो नॉर्थ इंडिया में भी जाते हैं और इवन कन्नौज को आपको यहाँ पे दिख रहा है, इवन कन्नौज तक को भी वो लोग कॉन्क्वर कर लेते हैं। हम कहते हैं कि वी शुड नॉट इमेजिन दैट द किंग्स ऑफ सच डायनेस्टीज वर कॉन्स्टेंटली एट वॉर। ऐसा भी नहीं है कि उस समय के जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो पूरे ही हर टाइम पूरे ही साल जो है सिर्फ और सिर्फ लड़ते ही रहते थे, ऐसा भी नहीं है। इनफैक्ट उन लोगों को भी टाइम मिलता था और उनके पास और बेसिकली वो उनके पास रिसोर्सेज भी हुआ करते थे कि वो बहुत कुछ अजूबे क्रिएट कर सकें, वो कुछ चीजें, कुछ महल, कुछ टेम्पल्स वगैरह वो बना सके। सेम ऐसे ही राष्ट्रकूटा के किंग थे जिनका नाम था कृष्णा वन और उन्होंने बहुत ही बड़ा, आपको दिख रहा होगा, ये कैलाशनाथ टेम्पल बनाया था। महाराष्ट्र में एक एलोरा केव्स है, एलोरा केव जो गुफाएं होती हैं, उनको कटवा कर बेसिकली इतना बड़ा उन पर ही कार्व कर करके से उनको शेप फॉर्म दे देकर उन्होंने ये बनवाया था। आप सोच रहे हो, दिस वाज द कैलाशनाथ टेम्पल। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो जिस तरीके से उस समय के आर्टिस्ट ने इसको बनाया भी होगा। एंड मेरे ख्याल से जितना मैं जानती हूँ, आई डोंट थिंक सो कि आज के आर्टिस्ट ये चीज बना सकते हैं जो पहले के आर्टिस्ट ने बना के रख दिया। दैट वाज वेरी मच इसमें मतलब बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स है इस पूरी आर्किटेक्चर में। इसलिए मैंने बोला था कि साउथ इंडिया में टेम्पल्स बहुत ही खूबसूरत हुआ करते हैं, आज भी हैं। ठीक है?
अच्छा, यहाँ पे कहा जा रहा है भैया राष्ट्र दास जो है वो इक्वली मतलब काफ़ी मानते थे, इक्वली मानते थे सबको हिंदू हिंदू को भी, बुद्धिस्ट को भी, जान स्कूल ऑफ थॉट को भी, इवन संस्कृत, प्राकृत, कन्नड़ लैंग्वेज बिकॉज़ कर्नाटक में है वो, तो इन सब में भी लर्निंग को, लिटरेचर को काफ़ी एनकरेज करते थे। ऐसा नहीं है कि अगर कर्नाटक में रह रहे हैं तो सिर्फ कन्नड़ को मानेंगे या सिर्फ प्राकृत को मानेंगे, वो संस्कृत को ही मानते थे। ठीक है? ये वाली चीज़ है। कहते हैं 9th सेंचुरी में एक और राष्ट्रकूटास के रूलर आते हैं जिनका नाम था अमोघवर्षा I जिनको टाइटल मिला था रिपुटंगा रिपटुंगा रिपटुंगा का टाइटल मिला जिसका मतलब होता है बेसिकली पीक ऑफ किंग्स किंग्स की पीक पर पहुंच जाना शिखर पर पहुंच जाना वो उनको मिला टाइटल अमोघ वर्षा जी को। ठीक है। और बहुत सारे जल्द जल्द वॉर होने के बाद भी जो मतलब आसपास के जो किंगडम्स थे इन चाल उसके राष्ट्रकूटास के आसपास के जो किंगडम किंगडम थे, उन सबसे बहुत जल्दी-जल्दी फ्रीक्वेंटली वॉर होने के बाद भी हमको यहाँ पर देखने को मिलता है कि इन्होंने मैनेज कर लिया था किस तरीके से वो अपने रीजन में पीस, शांति, प्रोस्पेरिटी ला सकते हैं, स्टेबिलिटी ला सकते हैं, जो कि करीब-करीब 64 साल तक चलती है। उसके बाद कहते हैं अमोघवर्षा रिपुटुंगा को हम जैन किंग भी बोलते थे क्योंकि वो जैनिज्म से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच थे। ये बुद्धिज्म से इतना नहीं थे जितना ज़्यादा ये जैनिज्म से थे। मैंने पहले ही बोला कि जैसे उस टाइम पे ये ना कि अगर भाई मैं अगर शिव जी को मानती हूँ, जो भाई वो भी शिव जी को माने या वो भी उसको माने या फिर वो भी हिंदुइज़्म को ही माने, ऐसा उस टाइम पे नहीं था। कि अगर मेरे ही भाई अगर मेरा भाई है फॉर सपोज़ अगर वो हिंदुइज़्म को मानता है, तो ऐसा नहीं है कि मैं बुद्धिज़्म को नहीं मान सकती। आज के टाइम पर ऐसा ही है। हमारे तो वही है, हिंदू हो तो हिंदू को मानोगे ना भाई, फिर बुद्धिज़्म को कैसे मान लोगे? बट उस टाइम पे इतना फ्लेक्सिबली हुआ करता था कि आपस में एक ही वंशज के जो राजा-महाराजा थे, वो अलग-अलग कोई हिंदुइज़्म को, कोई बुद्धिज़्म को, कोई जैनिज़्म को मान सकता था। तो ये चीज़ जो उस टाइम पे चलती थी। इवन कहते हैं उन्होंने हिंदू के टेम्पल्स को भी माना है, ज़ाहिर-सी बात है। पोएट भी थे वो जिन्होंने संस्कृत में और कन्नड़ में कुछ बातें भी यहाँ पर कुछ लाइन्स यहाँ पर लिखी है। कहते हैं रूपटुंगा रोड भी यहाँ पर है सेंट्रल बैंगलोर में, जो लोग बैंगलोर में रहते हैं उनको पता होगा। यहाँ पे बहुत सारी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं और वो अमोघ वर्षा के नाम पर ही वो रखा गया है। कहते हैं अल मसूदी जो कि एक 10th सेंचुरी के अरब हिस्टोरियन है, ट्रैवलर भी हैं, वो बगदाद से आए थे और वो भी इवन राष्ट्रकूटा के रूलर की बहुत तारीफ करते हैं। बताते हैं किस तरीके से उनके ट्रूप्स यानी कि जो उनकी आर्मी है और जो उनके एलिफेंट्स हैं वो अननंबरेबल है यानी कि बहुत सारे हैं। देयर इज नन अमंग द रूलर्स ऑफ सिंध एंड हिंद हु इज इन टेरिटरी रिस्पेक्ट्स द मुस्लिम्स। कहते हैं जिस तरीके से वो मुस्लिम की रिस्पेक्ट करते हैं उनकी पूरी टेरिटरी में कोई और नहीं कर सकता है और नहीं कोई करता है। उनके किंगडम में इस्लाम को भी बहुत माना जाता है क्योंकि इनको ये जो आपके राष्ट्रकूटा के जो रूलर हैं, उनकी बात यहाँ पे करी जा रही है। कहते हैं ये लोग इतना ज़्यादा ही डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स को इवन इस्लाम को भी ये लोग इतना मानते थे, इतने इनकी प्रोटेक्शन करते थे। इवन इनके लिए कहते हैं कि मॉस्क वगैरह भी बनवाए गए थे जो कि हमेशा फुल होते थे। इसमें भी प्रेयर करने का इनको मिल जाता था। कहते हैं ये सब चीज़ जानकर हमको राष्ट्रकूटास के बारे में क्या समझ में आता है, हमें क्या पता चलता है? हमने बोला कि व्हाइल दीज़ 3 पावरफुल डायनेस्टीज़ जो ये 3 पावरफुल डायनेस्टी थी, आपके पालास ईस्ट से, गुर्जर प्रतिहारास वेस्ट से और नीचे से हमारे चालुक्यास, सॉरी राष्ट्रकूटास, ये तीनों ही जो है इन्वॉल्व थे दरअसल जो कन्नौज के ऊपर था और तभी हमने इसको बोला था क्या ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। ये तीनों ही यहाँ पर कन्नौज को अपनाना चाहते थे, हालाँकि कोई भी आज सच बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं अपना पाया था। ठीक है, अच्छा, कहते हैं अदर्स पावर रोज़ एंड फेल इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कहते हैं हमने इन 3 के बारे में यहाँ पे जान लिया। अब कुछ और भी पावर्स हैं जिसके बारे में हम यहीं पर नहीं पढ़ यहीं एक सब ये नहीं कि हम सारे ही पढ़ लें, बट हम कुछ-कुछ पावर्स के बारे में इस चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। एंड यहाँ से जो हम लोग पढ़ेंगे कश्मीर वाले पार्ट से हम लोग ये नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे। आज की वीडियो में बच्चे हम लोगों ने इतना पढ़ा। आई रियली होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो एंड दैट वाज़ द होल ऑफ द वीडियो। आई रियली होप आपको वो अच्छी लगी हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ अगर आपको मेरा समझाना अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, जो विजुअल्स लगा रखे हैं आपको वो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आ गया हो सब कुछ तो ही अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, लाइक करो, वीडियोज़ को कमेंट करो एंड अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये वीडियो सब तक पहुँच सके और मुझे और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन आ सके बिकॉज़ आप लोगों को दिख रहा होगा कि बहुत टाइम से अभी आज तक सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ नहीं हुई है बिकॉज़ वीडियोज़ भी नहीं आ पा रही थी एंड आप लोग भी कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे थे। मैं खुद कंसिस्टेंट नहीं थी बिकॉज़ बट अब सब कुछ हो रहा है, बहुत नॉर्मल पेस से हो रहा है एंड दोबारा हम लोग को पढ़ाई शुरू करनी है। पार्ट 1 जो है बुक का आपका वो प्रॉपर्ली बहुत अच्छे से कवर्ड है। मैं उसकी एक शॉर्ट भी बना के डाल दूँगी बेशक से एंड पार्ट 2 अब जो हमारी बुक का वो चल रहा है। बाकी थैंक यू सो मच बच्चा लोग मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में।